हेलो दोस्तों। वेल भाई फरवरी आ गया है अब तो। अगर देखा जाए तो बस 2-3 महीने एग्जाम के लिए, प्रोबेबली मई में एग्जाम होंगे और हमें मेक श्योर करना है कि भाई एकदम फुल जोश में अभी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर दे। वेल उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और फोर्स देने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं AS21 की रिविजन सीरीज। सर इस रिवीजन के अंदर मेनली आप सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एक बार के लिए गो थ्रू कराने वाले हो या हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में आप एक तरीके से लॉजिक के साथ समझाने वाले हो। वेल सेकंड वाली बात मैं कहना चाहूंगा कि एक एक एडजस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे। आप समझ लीजिए कि अगर आपको डिटेल्ड एकदम समराइज रिवीजन देखना है तो वो तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा हुआ है, जिसके अंदर 1 घंटे में पूरा ये चैप्टर आपका AS21 का रिवाइज हो जाएगा। बट फिर भी वो चैप्टर जो है वो उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा या वो रिवीजन वीडियो उन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जिन्होंने ऑलरेडी मेरे से CFS का चैप्टर फुल फ्लेजेडली पढ़ के रखा है। वेल ऐसे जिन्होंने कहीं और से पढ़ा है या कहीं और एज इन सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर किया हुआ है, तो इन सच केस बहुत बार ऐसा होता है कि यार एडजस्टमेंट्स के जो लॉजिक्स है वो थोड़ी सी अनक्लियर से रहती है, राइट। इट मे बी ड्यू टू प्रैक्टिस या फिर कभी हम लोग को जानने ही नहीं मिली है। वेल उन्हीं एडजस्टमेंट्स के लॉजिक हम खाली डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला हमारा वीडियो होगा CFS परमानेंट एडजस्टमेंट के ऊपर, जिसमें ड्यूरेशन में मैं इंश्योर करूंगा कि हर वीडियो की हम लोग 15 से 20 मिनट की रखे और उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट जिसमें आपके लॉजिक्स थोड़े से क्लियर नहीं है, आप सीधा वो 15-20 मिनट में वीडियो देखना। मैंने एक सम के साथ एक एक लॉजिक को समझाया है और सारी बातें आपको वापस से रिकैप हो जाएगी या याद आ जाएगी, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में अगर मैं देखूं तो अब तक का जो इंटर का सिलेबस था उसके अंदर अराउंड 14 to 16 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो आता था। इनफैक्ट अभी भी सेम सिनारियो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें 70 में से आप समझ लीजिए कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बकायदा आ सकता है। 3 ग्रुप के चैप्टर है जिसको हम लोग ऑफन ग्रुप के स्टेटमेंट के थ्रू भी समझाते हैं, AS21, AS23 और AS27। एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सा AS कब लगेगा। बट आज हम लोग प्योरली सिर्फ AS21 की बात करने वाले हैं और इस वीडियो में सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CFS परमानेंट एडजस्टमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है आप सारी एडजस्टमेंट लिख के रखे हो, तो क्या हम लोग के जो है वो वीडियोस एक फ्लो में हर दिन आने वाली है? डेफिनेटली मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर दिन मैं एटलीस्ट एक एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो वीडियो 15 से 20 मिनट की रिकॉर्ड करके डालूं, जहां पे मैंने जितनी अभी तक प्रैक्टिस की है, मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस गैदर किया है या जितना मैं एज ए स्टूडेंट फील कर पा रहा हूं कि कहां पे मैंने डिफिकल्टीज फेस की थी, वो सबको रिजॉल्व करते हुए एक एग्जाम्पल के थ्रू हर एक एडजस्टमेंट को, हर एक कोना कोना हमने कवर करने की कोशिश की है। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है परमानेंट एडजस्टमेंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टाइम एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट, जिसके अंदर फेयर वैल्यू मेजर करते वक्त अगर इन्वेंट्री को हम लोग ने इनिशियली फेयर वैल्यू पे लिया रहेगा तो क्या होगा, सेम गोस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। ये सारी एडजस्टमेंट सिर्फ 15-20 मिनट, हर एक एडजस्टमेंट को हम डिटेल में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे विद कॉन्सेप्ट बिल्डर सम। सर ये नोट्स आप हमारे साथ शेयर कर दोगे क्या? अरे आपके लिए बनाए हैं तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? पहले ये नोट्स भी मैं आपको जो है YouTube के वीडियो में लिंक में अटैच कर दूंगा, राइट। चलिए पहला सबसे हम लोग जो है वो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज CFS की परमानेंट एडजस्टमेंट। देखो इनिशियली ये चैप्टर में आप हमेशा डिफिकल्टी फेस करोगे अगर आपको दिमाग में क्लैरिटी नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट हम जब बना रहे हैं तो कौन सा सबसे बेसिक अजम्पशन है जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जहां पे सारी बातें मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो जाएगी, बस खाली बने रहिए, राइट। जैसे व्हेन आई से CFS की परमानेंट एडजस्टमेंट, तो ऑफन अगर मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, adding all the assets and liabilities of subsidiaries at fair value and any difference in the entry shall be settled by goodwill or capital reserve। सर ये तो बस बुकिश लैंग्वेज है, थोड़ा सा करके बताओ तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मुकेश और अनंत जी ने 60 और 40% होल्ड करके रखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। अब यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक ऐसी कंपनी है जो उसकी प्योर सब्सिडरी है, 100% उसमें होल्ड किया हुआ है। मैं यहां पे एग्जांपल का थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूं। लेट्स से रिलायंस सब्सिडरीज लिमिटेड, सर कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है? 1 लाख रुपया। हम यार करोड़ों में बातें करेंगे तो चीजें बहुत फैंसी लगेगी बट हम लोग को चीजें समझ नहीं आएगी, तो इट्स बेटर कि हम लोग लाखों पे टिके रहे और वो थोड़ा सा अपने ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन वाइज इजी पड़ेगा। तो लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने रिलायंस सब्सिडरी में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज मोर देन 50%। मैं तो बोलता हूं पूरा 100% इन्वेस्ट करके रखा हुआ है
और यहां पे रिलायंस सब्सिडरी के ऊपर ये दो एक्सेप्शन भी नहीं लग रहे हैं। दैट इज ऑफन रिलायंस इंडस्ट्री को सीएफएस बनाने की नीड तब पड़ती है जब ये दो आपकी कंडीशन हिट नहीं होती है। दैट इज उनकी जो सब्सिडरी है उनके ऊपर कोई एज सच ट्रांसफर करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसे ट्रांसफर करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस भी सब्सिडरी को आप एक्वायर करने जाते हो तो ऑलरेडी उसके जो लेंडर्स है वो बोल रखे होते हैं कि भाई तेरा कोई भी शेयर होल्डर होगा तू अपने पैसे किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक हमारा लोन तू रीपे नहीं कर देता। तो ऑफन कई ऐसे शर्तें लगाई जाती है, कभी लॉ भी ऐसे शर्तें लगा देता है कि भाई आपके एम्प्लॉयज के वेजेस देने बाकी है, क्रेडिटर्स को पैसा देना बाकी है, चुपचाप पहले पैसा आप वो दोगे, उसके बाद ही कोई पैसा आप जो है वो अपनी होल्डिंग को दोगे या बाकी शेयर होल्डर्स को दोगे। तो ऐसी कोई ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन रिलायंस की सब्सिडरी पे नहीं है। प्लस ये एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम लोग बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो मतलब दोनों ही एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है। इसीलिए रिलायंस सब्सिडरी लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इनको दो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। एक जिसको हम लोग बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा जो हमारा चैप्टर है AS21 विच इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर यही इन्वेस्टमेंट को मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने जाऊं दोस्तों तो वहां पे AS13 एप्लीकेबल होगा, जो आई अज्यूम कि ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो भी कोई ऐसे बड़ी नॉलेज यहां पे यूज नहीं हो रही है। वेल, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करनी है, AS13 बोलता है कुछ नहीं, आप एक काम करो, जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए उसके लिए आप एक सिंपल सी एंट्री पास कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिससे क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट में क्रिएट हो जाएगा 1 लाख रुपीस का, और जो कैश है वो सीधा 9 लाख रुपीस से 8 लाख हो जाएगा, और आपकी बैलेंस शीट वैसी की वैसी बनी रहेगी। मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा अजम्पशन हम यूज करते हैं कि हम यहां पे सामने वाली सब्सिडरी के असेट्स और लाइबिलिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रादर उसके शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे और उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट अटकी पड़ी है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं उसके असेट्स को कंबाइन नहीं करता, उसकी लाइबिलिटी को नहीं कंबाइन करता, उल्टा बचपन में एक मैंने जो बहुत ही बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस, वो मैं बरकरार रखता हूं। मैं बोलता हूं यार कंपनी के अंदर मेरा एक एक असेट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक एक लाइबिलिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रादर उसके नेट एसेट्स में मेरा बस खाली 1% इन्वॉल्व है। जब कंपनी बंद होगी तब जाके शायद मेरे को एक जो सिंगल अमाउंट है वो मिलेगी, तो आप सिंगल अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब मैं CFS बना रहा हूं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, किसके हिसाब से, AS21 के हिसाब से, तो मैं यही बैलेंस शीट को पहले यूज करूंगा। आप समझ लीजिए CFS यूजुअली हमारे पूरे मॉड्यूल के अंदर जब हम बनाते हैं तो इसी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस लेकर बनाते हैं। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने शेयर कैपिटल लिख दिया 10 लाख, मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया 2 लाख, मैंने यहाँ पे लैंड लिख दिया ₹3 लाख, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दी ₹1 लाख, और मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया ₹8 लाख। अब यहाँ पे 12-12 का हिसाब बैठ रहा है, 12 मेरी लाइबिलिटीज हो गई और 12 मेरे एसेट्स हो गए। CFS के अंदर जो सबसे पहली मैं चीज करूंगा वो ये कि मैं एक अजम्पशन यूज करूंगा, जिस अजम्पशन में मैं कहूंगा कि आज जो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए हुए, वो एक धंधे में इन्वेस्ट किए हुए। वो धंधे का नाम खाली रिलायंस सब्सिडरी लिमिटेड है, बट वो जो कॉर्पोरेट लीगल वेल है, वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस है, उस पर्दे को मैं तोड़ देता हूं। मैं बोलता हूं अरे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करके रखे हुए, जब मैंने 1 लाख रुपए किसी को दिए तो उसके बदले में मुझे उस कंपनी के एसेट्स मिले, मुझे उस कंपनी की लाइबिलिटी मिली, प्लस वो कंपनी का धंधा मिला। आगे जाके धंधे के अंदर कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाने वाली है उसमें मेरा अधिकार है, आगे जाके कंपनी जो भी लॉसेस अर्न करने वाली है उसमें भी कुछ ना कुछ मुझे भुगतना पड़ेगा। तो आप यहां पे जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही यूज कर रहे हो टू प्रिपेयर द CFS, तो सबसे पहली एंट्री आप पास करते हो जिसको मैं यहां पे इंग्लिश में बोलूंगा एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब तो आप मान रहे हो ना कि किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, रादर उसके एक एक असेट्स, उसके एक एक लाइबिलिटी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इन सच केस यहां पे मैं असेट्स और लाइबिलिटीज को कंबाइन करूंगा, यहां पे मैं जो भी सब्सिडरी के एसेट्स है। अब मुद्दा उठता है सर सब्सिडरी ने यहां पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हुए हैं जो कि मैं बोलूंगा बुक वैल्यू पे बना के रखे हुए, बुक वैल्यू पे बना के रखे मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। कभी 40,000 का उसने लैंड खरीदा होगा, कभी 10,000 के उसके क्रेडिटर्स होंगे, आज भी उतने ही हैं, बट असल भाव आज का हो सकता है कि उसकी बुक वैल्यू से अलग हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रिलायंस सब्सिडरी लिमिटेड अपने बुक्स के अंदर लैंड दिखा रही है 40,000 का, मैं यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब देखा तो मैं ऐसे कंपेयर करने लगा, जैसे मुकेश भाई मेरे सामने बैठे थे,
रिलायंस की इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर बैठे हुए थे, राइट, और मैं यहाँ पे लेट्स से कि एक अकाउंटेंट के तौर पे हूँ, एक बेसिक अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट हम नहीं बोलेंगे क्योंकि एज अ चार्टेड अकाउंटेंट हमको तो पता रहेगा यहाँ पे क्या डील हो रही है, बट बेसिक अकाउंटेंट के तौर पे मैं बैठ के पूछता हूँ, सर ये क्या बात हुई, आपने 1 लाख रुपए लगवा दिए और बदले में सिर्फ 40,000 का लैंड आ रहा है, 30,000 का कैश आ रहा है और ऊपर से हमको उधारी चुकानी पड़ रही है 10,000 रुपए की, सर ये तो हम लोग को नुकसान हो गया। तो रिलायंस बोलता है कि सर नुकसान तो चलो थोड़ा बहुत हुआ है, बट जितना आप सोच रहे हो ना उतना नुकसान नहीं हुआ है। ये जो लैंड 40,000 का दिख रहा है ये तो आपका बुक वैल्यू के हिसाब से दिख रहा है। हमने जब 1 लाख रुपए की वैल्यूएशन निकाली थी कि यार तेरे को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये लैंड का बकायदा एक मार्केट वैल्यूएशन निकाला था। मैंने एक वैल्यूअर को बुलाया था, मैंने बोला था ये देख ये जमीन है, ये जमीन कितने की है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे वैल्यूअर ने कहा सर मार्केट में इसका जो भाव है वो 70,000 रुपए का है। तो आप ये समझो कि 1 लाख रुपए में जब मैं लैंड खरीद रहा हूं तो वो 40 का भाव तो वो बुक के अंदर जो दिख रहा है वो वाला भाव है। असल में अगर देखा जाए तो मेरे लिए जो लैंड है जिसके लिए मैंने ये पैसे दिए वो 70,000 रुपए का है। और इसीलिए जब आप डे 1 पे सब्सिडरी के एसेट्स अपने बुक्स में कंबाइन करते हो, सब्सिडरी की लाइबिलिटीज अपने बुक्स में कंबाइन करते हो, तो वो बुक वैल्यू पे कंबाइन नहीं करते हो, वो फेयर वैल्यू पे कंबाइन करते हो, क्योंकि आपने जब पैसे पे किए हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन फेयर वैल्यू को दिमाग में रखते हुए पैसे पे किए हुए। हम तो बोल ही रहे ना कि हम लोग क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं किए, हमने किसी कंपनी के असेट्स, हमने किसी कंपनी की लाइबिलिटीज प्लस हमने किसी कंपनी के बिजनेस को परचेज किया है। तो भाई ये लैंड हमको कितने का पड़ा, 40,000 का ना जीना, 40,000 तो किताबी वैल्यू है। असल में अगर कोई हमसे पूछेगा तो ये लैंड हम लोग को पड़ा है टोटल 70,000 में। अब मेरा लैंड प्लस मेरी बिजनेस, दूसरी बिजनेस का लैंड दैट इज सब्सिडरी का लैंड मिलाकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3,70,000 का भाव दे रहा है। सर और क्या मिला आपको इस 1 लाख के बदले में? वेल मुझे यहाँ पे 30,000 रुपए के कैश मिले, तो मेरी जो टोटल अमाउंट है वो है 8,30,000 का कैश बैलेंस। सर और यार एक लाइबिलिटी भी साथ आई, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 लाख की मेरी खुद की लाइबिलिटी थी, लेकिन अब मेरे को एक धंधा मिला है जिसकी लाइबिलिटी मुझे इनकर करनी पड़ेगी, तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो 2,10,000 की हो गई। तो सर एक बार हिसाब लगाते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बदले में कितने आपको नेट असेट्स मिले, मतलब ओवरऑल कितना आपको फायदा या नुकसान हुआ। तो मैं अगर हिसाब लगाऊं तो 1 लाख का पेमेंट मैंने दिया तो उसके बदले में 70,000 का लैंड आया, 30,000 का कैश आया, लेकिन 10,000 की लाइबिलिटी भी आई। तो जब मैंने असेट्स माइनस लाइबिलिटी किया तो हिसाब बैठा कि मुझे 90,000 का कुछ ना कुछ मिला है और उसके बदले में 1 लाख रुपए मुझे देने पड़े। सर कितने यहाँ पे नादान हो आप, आपने 1 लाख रुपए दे दिए और बदले में सिर्फ आपको 90,000 की चीजें मिली। मैंने बोला यार आदमी के नाम की भी तो कुछ पैसे होते हैं, तो जो मैंने ऊपर की अमाउंट पे करके रखी हुई है वो मैंने उसके नाम के लिए पे की हुई है, दैट इज गुडविल। सो आप ये समझ लो अगर मैं इन्वेस्ट 1 लाख रुपए करता हूं और बदले में मुझे जो नेट एसेट्स मिलते हैं वो सिर्फ 90,000 के, दैट इज इन्वेस्टमेंट से कम वैल्यू के मिलते हैं, तो उस डिफरेंस को मैं किसका नाम दूंगा, गुडविल का नाम दूंगा। तो मैं यहां पे रिकॉर्ड करूंगा गुडविल ऑफ ₹10,000। एक बार चेक करते हैं कि भाई बैलेंस शीट टैली हो रही कि नहीं हो रही, हो ही जाएगी। अगर यहां पे आप देखोगे तो 12,10,000 का आपका इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज यहां पे दिख रहा है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं दूसरे साइड की बात करूं 370 प्लस 8 30, 8 3 11 प्लस 1 12 और यहां पे 10,000 का गुडविल, तो टोटल यहां पे कितना हुआ 12,10,000 का। तो मतलब सीएफएस की जो परमानेंट एडजस्टमेंट है वो क्या बोलती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने लिया जो आपने ऑलरेडी बना के रखा है, उसमें से इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। अरे क्यों हटा दिया, अरे आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके लिए तो एक धंधा है, उसके असेट्स आपके असेट, उसकी लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी, उसका धंधा आपका धंधा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सारे एसेट्स को कंबाइन करते हो, आप सारे लाइबिलिटीज को कंबाइन करते हो। 2 चीजें ऐसी है जो उसकी बैलेंस शीट से आप नहीं पुट करते, वो है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिकॉज उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बोला ना मैंने कि ये शेयर कैपिटल और रिजर्व्स तो क्यों अराइज होकर रखे हुए, बिकॉज सामने वाली कंपनी अपनी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कंपनी को मैं एग्जैक्ट कंबाइन नहीं कर रहा हूं, मैं तो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, वी हैव परचेज्ड असेट्स ऑफ दैट कंपनी, वी हैव परचेज्ड लायबिलिटी ऑफ दैट कंपनी प्लस वी हैव परचेज बिजनेस, जिसके कारण फ्यूचर में जो जो भविष्य में प्रॉफिट होगा वो मेरे होंगे, जो जो लॉसेज होंगे वो भी मुझे भुगतने होंगे। दैट इज परमानेंट कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट। बस एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि जिस दिन आप एक्वायर कर रहे हो, जिसको हम बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन हम लोग चीजें बुक वैल्यू पे नहीं लेंगे, रैदर फेयर वैल्यू पे, क्योंकि हमने जो पैसे लगाए हैं वो उस फेयर वैल्यू के लिए लगाए हैं। अब सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को ये तो समझ में आ गया, आगे क्या होगा, आगे उसके जो जो असेट्स में बढ़ोतरी होगी हम मानेंगे अरे हमारे ही असेट्स में बढ़ोतरी हुई है।
जैसे आज वो लैंड अगर और 10,000 का खरीदता है तो मैं बोलूंगा यार अब मेरा जो लैंड है वो 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 10 का और क्या हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है। तो अगर उसका कैश बढ़ता है तो मेरा भी कैश बैलेंस बढ़ेगा। आप बस खाली जो भी प्री एक्विजिशन रिजर्व्स है उसको कंबाइन नहीं करते, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे जाके वो भी हम लोग कंबाइन करते हैं पोस्ट रिजर्व्स को। जैसे अब से जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो सारा प्रॉफिट मेरा ही होगा। सर एक बार करके बताओ, लेट्स सी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक बार के लिए मैं सीएफएस में जो भी चेंजेस किए थे वो सम अप कर देता हूं, राइट। लैंड अब जो मेरा है वो 3,70,000 रुपए का हो चुका है, परफेक्ट, राइट। ये सर इन्वेस्टमेंट वो तो एलिमिनेट हो चुकी है, राइट, तो वो भी मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, डन सर। सर ये जो कैश बैलेंस है उसका हम लोग को क्या करना है, अरे कंबाइन करना है दोस्तों। कैश को भी हम लोग लिख देते हैं 8,30,000 रुपया, और उसके बाद गुडविल हम लोग का 10,000 रुपया टिका रहेगा, चलता रहेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर क्रेडिटर्स देखा जाए तो वो ऑलरेडी मैंने 2,10,000 लिखा हुआ है। अज्यूमिंग कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट से 1 साल बाद सब्सिडरी कुछ पैसे कमाता है, राइट, तो वो पैसे कमाने का मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ उसके सेपरेट स्टेटमेंट में, क्योंकि वो भी तो अपनी बैलेंस शीट बना रहा है, वो भी तो कंपनी है, उसको भी तो रिपोर्टिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000 तो ऑलरेडी उसने कमा के रखा हुआ था जब मैंने एक्वायर किया था तब भी, तो वो तो प्री एक्विजिशन रिजर्व हो गए। उसके बाद जो पैसे वो कमा रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। सर कितना कमा रहा है, हम अज्यूम करते हैं 10,000 कमाता है, और असेट में भी 10,000 बढ़कर मेरा जो टोटल असेट है वो 40,000 बढ़ जाता है, मतलब इन द सेंस 40,000 हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने बैलेंस शीट को लिख दिया 80,000 और 80,000। अब इस बात का हमारे सीएफएस में क्या इंपैक्ट होगा, हम भी यही कर लेंगे, हम बोलेंगे मुबारक हो भाई, वो सब्सिडरी ने हम लोग को कुछ कमा के दिया है, पोस्ट रिजर्व्स कितना 10,000, और हम भी हमारे कैश में लिखेंगे प्लस 10,000, और अकॉर्डिंगली मेरी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो जाएगी। वो जैसे जैसे पैसे कमाएगा उसका एडिशन करूंगा। इनिशियली जो असेट थे वो वैसे के वैसे मैं कंबाइन करूंगा, उसके बाद जो भी असेट्स बढ़ते जा रहे जो वैल्यू पे वो लेता है उस वैल्यू पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज द केस। हम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और शेयर कैपिटल को कंबाइन ना कर पोस्ट रिजर्व्स को कंबाइन करते रहते हैं, और असेट्स और लायबिलिटीज में जो भी बढ़ोतरी होती है वो मैं अपने बुक्स में दिखाता रहता हूं। ये हमारा हो गया दोस्तों परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब देखो ना, इसी बात के कारण कुछ चीजें और अराइज होगी। जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे, सर हमारा यहाँ पे अगर लेट्स से कि 70% ही हिस्सा हुआ तो हम क्या करेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट में डिस्कस करना है अपने को। सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने जब चीजें फेयर वैल्यू पे लेकर रखी है तो सब्सिडरी तो बुक वैल्यू पे लेकर सब कुछ कर रहा है। जैसे लैंड उसने 40,000 का लिया, मैंने कितने का लिया, 70,000 का। कल जाके जब लैंड सेल होगा तो वो बोलेगा यार मेरे लिए तो वैल्यू कितने की है, 40 की, बट हमने तो ग्रुप के लिए क्या माना था, ये लैंड हमेशा कितने का है, 70 का। तो आप जब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चीजें अपने बुक्स में कंबाइन करोगे तो इन्हीं चीजों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो दौरान हम लोग सीखते जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही आपकी आगे की एडजस्टमेंट्स है जो हमें सीखनी है। आज जो भी वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया, अगर मैं इसको फाइनली कंक्लूड करूं तो एसएफएस में हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मेंटेन करते हैं, जहां पे पेरेंट बोलता है यार उसके एसेट्स हमारे एसेट्स नहीं है, यार उसकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी नहीं है। उल्टा यहां पे मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसके शेयर कैपिटल में है। मतलब मेरा ऐसा है कि भाई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे, वो जब बंद होगी तो इतना पैसा हमें दे देगी। बट सीएफएस में तो ये अजम्पशन को ही हम ब्रेक करते हैं। हम यहाँ पे मानते हैं हमने सब्सिडरी नहीं खरीदी है, रादर उसके एसेट्स, उसके लायबिलिटीज और उसके बिजनेस को खरीदा है। वो हमारे मेन बिजनेस का हिस्सा है, उसका फायदा मेरा फायदा, उसका नुकसान मेरा नुकसान। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर जो भी हम लोग को एसेट्स और लायबिलिटीज मिल रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम लोग ने पैसे दिए, असेट्स एंड लायबिलिटी जो हमें मिले हैं उससे ज्यादा हम लोग पे कर रहे हैं, तो इन सच केस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द नेट एसेट्स। वो नाम के लिए दिए होंगे ऐसा मान के हम लोग चलते हैं, तो उसको हम लोग गुडविल के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। वहीं अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमें मिले हैं उसके लिए हम लोग ने बहुत ही कम पैसे दिए, ये तो एक कैपिटल फायदा हो गया जो आपको बार बार नहीं होने वाला। इसीलिए आप सस्ते में क्योंकि डील करके आए हो, आप इसे कैपिटल रिजर्व का नाम दोगे। इंश्योर करना है कि हमेशा फेयर वैल्यू पे ले जब एक्विजिशन डेट की बात आ रही है। उसके बाद जो सब्सिडरी करता है आप अपने बुक्स में बस कंबाइन करते रहते हो। ये तो इनिशियली जो आज हम लोग ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स किए फेयर वैल्यू पे लेने की, उसके कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो हम लोग दौरान देखते रहेंगे कि क्या क्या होगा। ऐसे ही जैसे हम लोग ने कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस किया उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। मैं स्टेप वाइज बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है सम। बहुत जरूरी है, ये इतना बड़ा आपका जो है वो सम का लेंथ रहता है कि चीजें अगर आपको लेट्स से कि प्रोसीजरली याद नहीं रहेगी तो आप बहुत ज्यादा भटक जाओगे, राइट। सो वी नीड टू एंश्योर कि भाई वो स्टेप्स भी हम लोग थोड़ा सा सीख ले। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अंत के साथ भाई कुछ लाइनों के साथ मैं एंडिंग देना चाहूंगा, दैट इज
वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो करते रहो भाई। चलिए अपने मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन इसमें कुछ डाउट आया तो कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ वीडियो में अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन खुला है। एक एक कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, राइट, एंड लाइक कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई ये पढ़ना। चलिए दोस्तों, राइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।